Hi everyone, welcome to Adda 24/7 that is for class 11th and 12th JNE। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का Adda 24/7 के इस चैनल पे। और आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। सो आज के इस सेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे? वी विल लर्न द होल समरी ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस चैप्टर इज रिटन बाय तिशानी दोशी। गॉट इट? सो तिशानी दोशी ने इस चैप्टर को लिखा है। उन्होंने एक जगह विजिट किया जो कि पूरे वर्ल्ड का एक अटमोस्ट पार्ट है जिसमें आपको तरह तरह के एक्सपीरियंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। और वो कौन सा पार्ट है? उस जगह का नाम है एंटार्क्टिका। सो उसकी पूरी एक ओवरव्यू उन्होंने यहाँ पर दी, एक पूरा उन्होंने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी यहाँ पर उसका मेंशन किया है। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। The story begins with the author on a journey in a Russian vessel. तो vessel here, Russian vessel here refers to a ship. ओके सो यहाँ पे स्टोरी की जो शुरुआत हुई है उसमें बताया जा रहा है कि जो ऑथर हैं वो एक जर्नी कर रही हैं, एक यात्रा कर रही हैं, राइट? और वो यात्रा वो किस में कर रही हैं? एक रशियन वेसल में, यानी कि एक रशियन शिप में। इट वॉज हेडेड टूवर्ड्स एंटार्क्टिका। वो किस तरफ बढ़ रही है? एंटार्क्टिका की तरफ बढ़ रही है। वी लर्न दैट द ऑथर हैज ट्रैवल्ड अबाउट 100 आवर्स इन अ कार, एरोप्लेन एज वेल एज द शिप। सो ऑल टोटल जो उनकी जर्नी है उसमें हमें ये पता चला कि उन्होंने जो टोटल जर्नी कवर किया वो 100 आवर्स का था, 100 घंटे। इट इज अ ह्यूज एंड अ बिग टाइम, राइट? सो 100 घंटे उन्होंने कौन कौन से व्हीकल यूज करके ट्रेवल किया है? दैट वाज कार, एरोप्लेन एंड शिप। सो इन तीनों का इस्तेमाल करके वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करी। देन व्हाट हैपेंड? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस trip is to learn everything in detail about Antarctica. So why she was doing this journey? She was doing this journey because she just wanted to know everything. वो हर कुछ जानना चाहती थी। किस चीज़ के बारे में? अंटार्कटिका के बारे में, कि क्या है अंटार्कटिका में, किस तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में इतनी ज़्यादा बर्फ़ क्यों है, या फिर अंटार्कटिका इतना ज़्यादा अलग क्यों है बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, राइट? So further we learn about her 2 week stay there and what all is present there. इसके अलावा आपको ये भी पढ़ने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में कि उनका जो 2 हफ्ते का विजिट था वहाँ पर अंटार्कटिका में वो कैसा था और किस तरीके से उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को वहाँ पर नोटिस किया जो हमें उन्होंने यहाँ पर बताया। Now let us start. The place stores 90% of the Earth's total ice volume with no trees, building or anything. If you go Antarctica, अगर आप अंटार्कटिका जाओगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि इस जगह का जो 90% पार्ट है वो किस चीज़ से कवर्ड है? वो स्नो से कवर्ड है, और आई वुड से इट इज़ कवर्ड विद आइस। बर्फ ही बर्फ है वहाँ पर, एक्सट्रीम लेवल की बर्फ। ना आपको वहाँ पर पेड़ दिखाई देंगे, ना वहाँ पे आपको बिल्डिंगें दिखाई देंगी, लोगों के घर दिखाई देंगे, ना ही कुछ और। इट इज़ अ वेरी वेरी पीसफुल प्लेस। इट हैज़ 24-hour ऑस्टल समर लाइट, यानी कि आप 24 घंटे वहाँ पर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा मिलेगा जैसे कि हमारे यहाँ नवंबर टू फरवरी का टाइम होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑस्ट्रल समर? ऑस्ट्रल समर इज समथिंग विच इज the timing of November to Feb of the Southern Hemisphere. जैसे हम लोग की जगह पे अगर आप देखो तो नवंबर से फेब का जो महीना होता है वो सारे ठंडे गुजरते हैं, धूप बहुत लीनियन दिखाई देती है, बहुत कम दिखाई देती है। सो इस तरह का कुछ नज़ारा आपको वहाँ पे 2400 घंटे देखने के लिए मिलेगा, पूरे साल देखने के लिए मिलेगा। Moreover, it is covered in silence. So that why it is said that कि जब आप अंटार्कटिका विजिट करोगे तो आपको वहाँ पर किसी तरह की चहल पहल नहीं मिलेगी, कोई आवाज़ें आती हुई नहीं दिखाई देंगी जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। कभी जानवरों की आवाज़ें आती हैं, डॉगीज़ भौंक रहे होते हैं, चिड़िया चॉर्प कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही शांति दिखाई देगी। वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट, नथिंग एक्सेप्ट साइलेंस, बिकॉज कोई रहता ही नहीं है वहाँ पर। और ठंड में जनरली हम लोग को बात करना पसंद भी नहीं आता। This makes the author wonder about the time when India and Antarctica were the same landmass part. तो जब हमारे ऑथर वहाँ पर विजिट करती हैं तो वो बड़ी ही सरप्राइज हो जाती हैं। She was very very surprised there. हैरान है वो, क्यों?
क्योंकि उन्होंने ऐसा पढ़ रखा है इस पर्टिकुलर जगह के बारे में कि कभी ऐसा समय था जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही पार्ट हुआ करते थे, एक ही लैंड मास हुआ करते थे, मतलब इंडिया और अंटार्कटिका जुड़ा हुआ था। एज यू कैन सी हियर, दिस इज इंडिया, दिस इज अंटार्कटिका। सो जैसे हमारे लिए ये एक शॉकिंग बात है, वैसे ही हमारे जो ऑथर हैं उनके लिए भी एक बहुत ही शॉकिंग बात थी। जब वो अंटार्कटिका गई तो उन्हें लगा ऐसा कैसा हो सकता है कि इंडिया और अंटार्कटिका पहले एक ही पार्ट थे। We learn about the existence of the southern supercontinent Gondwana. So यहाँ पर आपको जब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मिलेगा तो आपको एक और आइडियोलॉजी के बारे में पता चलेगा कि there was a place, there was a supercontinent. Can you see this word supercontinent? So एक ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसमें हमारा जो इंडिया था, जो अंटार्कटिका था, दे वर टुगेदर एंड दैट वाज गोंडवाना। बट नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट। आज के टाइम पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। So this is something which is very very shocking for us also, and when the author visits there, जब वहाँ पे author visit करती है तब उन्हें भी यही लगता है कि कितना अजीबोगरीब है ये, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है, how is it possible? This shows कि अर्थ में भी ईयरली चेंजेस होते रहते हैं, ग्रेजुअली स्लोली चेंज होता रहता है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बाद में देखने के लिए मिलता है। It existed for 650 million years ago. So ये स्टोरी सच है। इंडिया और अंटार्कटिका they were together. There was a part of a supercontinent named Gondwana. और ये कब था? ये 650 million years ago पहले था। 650 million years ago. It was a huge time. हमारे दिमाग में आएगा ह्यूमन एग्जिस्ट भी करते थे तब? No, we can't imagine. We learned that the climate back then was much warmer and also sustained a huge variety of flora and fauna. और ऐसा माना जाता है कि 650 मिलियन ईयर्स पहले जो क्लाइमेट था वो बहुत ही वार्म था, बहुत ही गर्म था, और उस टाइम पे जो प्रजातियां थी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती थी। किसकी? फ्लोरा एंड फोना की, विच इज द ट्री पार्ट एंड द एनिमल पार्ट ऑफ अवर बायोडाइवर्सिटी। गॉट इट? जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उनमें जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं वही आपका किस चीज़ का रेफरेंस देते हैं? फ्लोरा एंड फोना का। सो जब गोंडवाना एग्जिस्ट करता था देयर वाज अ वार्मर टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी उस समय में, और फ्लोरा और फोना की बहुत सारी प्रजातियां देखने के लिए मिलती थी। ऑल दिस वॉज बिफोर द अराइवल ऑफ द ह्यूमन बींग। लेकिन ये वो समय था जब ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता था। एज आई टोल्ड यू 650 मिलियन ईयर्स अगो, दैट मींस देयर वर नो ह्यूमंस। किसी तरह के कोई भी इंसान एग्जिस्ट नहीं करते थे। एंड मोरओवर फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना फ्लरिश्ड। तो 500 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना नाम की जगह एक्चुअली में फ्लरिश कर रही थी। इट वॉज जस्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। फ्लरिशिंग मतलब इट वॉज ग्रोइंग, फल फूल रही थी, डेवलप कर रही थी। Thus, after the extinction of the dinosaurs, the landmass separated into countries as we know today. So, अब हम लोग क्या देखते हैं कि उस समय के बाद, मतलब गोंडवाना एक समय था 500 मिलियन ईयर्स पहले वो फ्लरिश कर रहा था, लेकिन उस समय जिस समय हम बात करते हैं कि जैसे जैसे डायनासोर्स खत्म होने लगे। कौन खत्म होने लगा? डायनासोर्स। सुना है ना डायनासोर्स के बारे में आप लोगों ने? इनके अभी भी हम लोग को क्या मिलते हैं? एक्सकवेशंस मिलते हैं। इनकी जो स्कल्स हैं वो मिलती हैं ज़मीन के अंदर से, तो इनकी एग्जिस्टेंस का पता चलता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सो इनके एक्सटेंशन के बाद जो लैंड मास था वो भी क्या हो गया? वो धीरे धीरे सेपरेट हो गया। कैन यू लुक एट दिस पिक्चर? एवरीथिंग इज गेटिंग सेपरेटेड। हर कुछ सेपरेट हो रहा है, धीरे धीरे अलग हो रहा है, राइट? सो इनके सेपरेशन के बारे में भी हमें पता चला, और आज हमें ये अलग अलग कंट्रीज में डिवाइडेड मिलता है। इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री एंड अंटार्कटिका इज अ डिफरेंट प्लेस, एंड देयर आर सो मेनी पार्ट व्हिच आर कंप्लीटली डिवाइडेड, जो पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। Moreover, we also learn about the reality of the climate change. और यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि किस तरीके से धीरे धीरे करके वातावरण, एनवायरनमेंट में भी चेंज आया। Antarctica was a warmer place, but now it is very very cool.
बहुत ठंडी है, जहाँ पे सिर्फ बर्फ के अलावा कुछ नहीं मिलता, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइलेंस है, वहाँ पे एक समय बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था, उथल पुथल हुआ करती थी, बट नाउ नथिंग. So that's why we can say how this climatic changes occurred. Similarly, the author believed that to study the impact closely, one must make a visit to Antarctica. इसलिए हमारी ऑथर कहती हैं कि अगर आप सच में जानना चाहते हो कि अंटार्कटिका के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इंडिया से एकदम अलग हो गया, वो गोंडवाना का पार्ट नहीं रहा और सारी चीज़ें बदलती चली गई, क्लाइमेट चेंजेस हो गए, वहाँ पे बर्फ़ आ गई, जानवर ख़त्म हो गए, बहुत लिमिटेड जानवर वहाँ पर बचे जो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए. सो अगर आप क्लोजली जानना चाहते हो कि ये जो जगह थी, ये पर्टिकुलर जो जगह थी, वो कैसे फॉर्म हुई, किस तरह से डेवलप हुई, तो उसके लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी क्लोज स्टडी करना चाहते हो तो. अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एनीथिंग अबाउट अंटार्कटिका. सो दिस इज हर पर्सनल एडवाइस. आफ्टर दैट we learn about Antarctica's ecosystem and how it lacks biodiversity. और फिर हमें ये बताती हैं कि किस तरीके से अंटार्कटिका में चेंजेस देखने के लिए मिले, कैसे धीरे धीरे करके वहाँ की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बायोडाइवर्सिटी? जब किसी जगह पर तरह तरह के पेड़, तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के जानवर देखने के लिए मिलते हैं, तो उस जगह पे जो पूरा फलता फूलता एक परिवार दिखाई देता है, एक लिविंग क्रिएचर का, उसको आप बोल सकते हो कि दैट इज बायोडाइवर्सिटी. बायो रेफर्स टू द लाइफ, तरह तरह का जीवन देखने के लिए मिल रहा है, राइट? सो कैसे वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो एकदम चेंज हो गया और कैसे वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की कमी आ गई, ये सब कुछ हमें उन्होंने यहाँ पे बताया. Moreover, it is the place to observe if you wish to see what consequences a little action can bring about in the environment. और जब हम अंटार्कटिका विजिट करेंगे तो हमें एक और चीज़ के बारे में पता चलेगा, एंड दैट इज कि कैसे छोटे छोटे से जो बदलाव होते हैं हमारे वातावरण में वो पूरी तरीके से चेंज लेकर के आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रास्टिक चेंजेस में डिफर हो जाते हैं, राइट? सो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, हमें ऑथर क्या बताती हैं कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस बड़े बड़े चेंजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन if the ozone layer keeps depleting at the present rate, it will impact the lives of the inhabitants of the area like the sea animals and birds. फिर वो हमें ये भी बताती हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे ओजोन होल डिप्लीशन हो रहा है, और जैसे जैसे ओजोन होल डिप्लीशन हो रहा है ना, चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, और अगर इसी रेट पर ओजोन डिप्लीशन होता रहा तो चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी, चाहे वो लाइव्स हों, चाहे वो रहने वाले हों वहाँ के, या फिर किसी तरह के एनिमल्स हों, या फिर बर्ड्स हों. क्योंकि आप देखो एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ है, वहाँ पे अगर ओजोन होल डिप्लेशन होता है तो वहाँ गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ती है अगर तो वहाँ पे जितनी भी बर्फ है वो क्या होगी, वो पिघल जाएगी, इट विल मेल्ट, और वो तरह तरह के जानवर, तरह तरह के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, राइट? नाउ लुक एट दिस. Moreover, it will also impact the global carbon cycle, और वो ग्लोबल कार्बन साइकिल को भी प्रभाव डालेगी. We learn about the contributors to climate change like the burning of the fossil fuels and more. So ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ओजोन होल डिप्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे गलत काम हम ही लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं. वो क्या है? वी आर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स. जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, जैसे कोल और पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ईंधन जलाते हैं हम लोग, आग जलाते हैं, पॉलीथीनें जलाते हैं, सो ये सारी चीज़ें हमारे जो एनवायरनमेंट है उस पर इफेक्ट डालती हैं. सो इसी वजह से क्लाइमेट चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट इज वेरी वेरी बैड एंड कॉजिंग wrong to our earth, and there are so many more examples also. Now all this is damaging the quality of Antarctica. ये सब कुछ क्या कर रहा है? अंटार्कटिका की क्वालिटी को बर्बाद कर रहा है, वहाँ की आइस को पिघला रहा है, वहाँ की जो अभी प्रेजेंट रेट पर जो चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म कर सकता है. And this may cause the immense मतलब very great danger to the human life. Moreover, we also learned about it thorough examples of
फाइटोप्लैंक्टन। सो यहाँ पर हम लोग को अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिल सकते हैं कि कैसे चीज़ें बहुत ही अलग लेवल पर जाकर के चेंज हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट एंड दीज चेंजेस आर डन बाय अस। Finally, the story ends with the author observing some seals sunbathing on ice. So, seals are the animals which are generally found in Antarctica. So, यहाँ पे author बताती है एंड में कि मैंने observe किया कि एक seal था जो क्या कर रहा था, he was taking sun bath, मतलब धूप में बैठ करके वो क्या कर रहा था, नहा रहा था. So that was a big alarm for us. It makes her wonder whether this beauty will be reserved for the years to come or will the future be catastrophic. तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ पे हो रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट पे जो इतना बड़ा इफेक्ट लेकर के आ रही हैं, क्या इन सारी चीज़ों से हमारे पास जितनी भी सुख सुविधाएं हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम प्रिजर्व कर भी पाएंगे या नहीं, या फिर ये चीज़ें कैटास्ट्रोफिक होने वाली हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हज़ार्डस, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या बहुत ही भयंकर प्रभाव डालने वाली हैं हमारे अर्थ पर. So, what is the conclusion that we get from this journey to the end of the earth? To sum up this journey to the end of the earth, we learn that in detail about climate change and how it is impacting our lives. कैसे climate change होता है और कैसे वो हमारी जिंदगियों के ऊपर प्रभाव डालता है. And of other living beings dangerously. और कैसे वो बाकी जो भी living creatures हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट डालता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों. It serves as wake-up call to start working to make the planet a healthier place. So इसी वजह से हमें बार बार बोला जाता है कि हम हमारे planet के लिए वर्क करें, अच्छे काम करें ताकि हम हमारे planet को क्या कर सकें, बचा सकें, सेव कर सकें. अगर हम हमारे planet को सेव नहीं करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं. So इसी के साथ हम यहाँ पे इस चैप्टर को एंड करते हैं. आई होप कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा. रेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू.